Hi everyone, welcome back to my channel, or if you're new, then welcome to my channel. So, today we are going to deal with the topic of stylistics. Okay, so let's start. Um, have you ever wondered that why every piece of writing, every story, every poem, or every drama has its own unique flavor? What I mean is that no two stories can be same, right? No two dramas can be same. So there is a unique flavor in every piece of writing or any literary work. अभी कोई दो चीज़ें सेम नहीं हो सकती है, हर एक राइटिंग अलग है, उसमें एक अलग उसका स्टाइल है, लिखने का एक अलग तरीका है, ऑथर का एक अलग अंदाज है बातों को कहने का. सो इस चीज़ की स्टडी मतलब अलग अलग स्टाइल्स की स्टडी को ही स्टाइलिस्टिक्स कहते हैं. ये तो था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक ऑफ स्टाइलिस्टिक्स. नाउ लेट्स learn whatever I have written. Now, stylistics is a branch of literary theory that focuses on the study of style in language. So, okay, I think my video was not clear. Now, can you see properly? I hope so. So, okay, let's start. Stylistics is a branch of literary theory that focuses on the study of style in language. So, style is the keyword. It is that branch of literary theory which focuses on the study of style. Means language में style का क्या यूज़ है, उस चीज़ की स्टडी को स्टाइलिस्टिक्स कहते हैं. ठीक है. अब ये जो लैंग्वेज है इसके वेरियस एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, लाइक वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, टोन, फिगरेटिव लैंग्वेज. फिगरेटिव लैंग्वेज मीन्स फिगर्स ऑफ स्पीच लाइक एलिट्रेशन, एजोनेंस, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन एंड मेनी मोर. तो कोई भी टेक्स्ट है उसमें लैंग्वेज कैसी यूज़ हो रही है, वोकैबुलरी कैसी है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, व्हाटएवर. तो इन सब चीज़ों को एग्जामिन करना और ये देखना कि ये कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवरऑल मीनिंग, किसी भी लिटरेरी वर्क का ओवरऑल मीनिंग को डिटरमाइन करने में कैसे ये चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उस चीज़ को स्टाइलिस्टिक एग्जामिन करता है. ठीक है, उस चीज़ की जांच करता है. नाउ आई हैव डिवाइडेड द इंटायर टॉपिक इनटू सम पॉइंट्स सो दैट it becomes easy for you to understand. So let's start with the very first point. First point is lexical choices. Now what is lexical choices? Lexical means होता है words. तो choice of words is lexical choices, कि कैसे words का इस्तेमाल किया गया है टेक्स्ट में. अब यहाँ पर आप दो चीज़ें देख रहे होंगे, connotations और denotations. तो for those who know well and good, and for those who don't know, I am going to explain these two terms, connotation and denotation. So connotation का मतलब होता है कि additional meaning या फिर किसी additional feeling या idea को represent करना जो कि beyond literal meaning है. In simple words अगर मैं कहूँ कि अगर कोई word है जिसका literal meaning बहुत सिंपल सा है बट उसका एक एडिशनल भी मीनिंग है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे मैंने बोला होम, तो होम जो वर्ड है, होम मतलब घर, होम जो वर्ड है इसका दो मीनिंग. एक तो सिंपल सा मीनिंग कि फिजिकल ड्वेलिंग, एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग रह सकते हैं, फिजिकल रहने की जगह. और एक मतलब ये भी हो सकता है कि एक ऐसी प्लेस जहाँ पर आपको वार्मथ की फीलिंग आए, आपको सिक्योरिटी आए, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग मतलब लगे. तो दो मीनिंग, एक तो इसका लिटरल मीनिंग है. लिटरल मीनिंग होम का क्या हो गया, होम का एक लिटरल मीनिंग है विच इज़ फिजिकल ड्वेलिंग. And one is the meaning like you feel the feeling of warmth, security, or you can say belongingness. So this is what, so this meaning, that is warmth, security and belongingness, this meaning is the implied meaning. और इसी को हम लोग connotation कहते हैं कि extra meaning.
ठीक है, एडिशनल मीनिंग। डिनोटेशन मतलब सिंपल, एक ही वर्ड का एक ही मीनिंग हो सकता है। जैसे मैंने बोला स्नेक, तो स्नेक का एक ही मीनिंग है कि एक लॉन्ग रेप्टाइल। फैक्चुअल मीनिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग डिनोटेशन होता है। ओके, अब फिर यहाँ पर विविड इमेजरी है। तो इमेजरी मतलब क्या होता है कि जैसे आप कोई टेक्स्ट पढ़ें और आपके माइंड में उसकी मेंटल पिक्चर बन जाए, आप उस जगह को, स्मेल को महसूस कर पाएँ, साउंड को महसूस कर पाएँ, टेस्ट, टेक्सचर, इन सब चीज़ों को महसूस कर पाएँ, वो चीज़ विविड इमेजरी के अंदर आती है। और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को कन्वे करना, ये भी टेक्स्ट की क्वालिटी होती है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट मतलब, एब्स्ट्रैक्ट मीन समझते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ी होगी जिनको हम लोग फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को भी अपने टेक्स्ट के थ्रू अगर कोई कन्वे कर पाता है तो वो टेक्स्ट अच्छा माना जाता है, मतलब स्टाइल वाइज अच्छा माना जाता है। देन वी कम टू सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो सेंटेंस स्ट्रक्चर इज़ वेरी इजी टू डिटरमाइन और टू एनालाइज वेदर द सेंटेंस इज सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स. So this is what is sentence structure. Then the next is tone and mood. So tone is the author attitudes towards subject matter. अब जैसे ऑडियंस के हिसाब से टोन चेंज होती है। जैसे अब कोई फॉर्मल ऑडियंस है या फिर कोई अपने से बड़ी ऑडियंस से बात हो रही है तो उस बंदे की टोन रिस्पेक्टफुल होगी, फॉर्मल होगी। अगर किसी नॉन ऑडियंस ऐसी है जहाँ पर बच्चे बैठे हैं या यंगस्टर्स बैठे हैं तो टोन थोड़ी कैजुअल होगी, तो उस हिसाब से टोन सेट होती है। और मूड क्या होता है? मूड मतलब कि आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो आप फिर कैसे एटमॉस्फेयर में चले जाते हो। मान लो आप कोई रोमांटिक टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो आप फिर वैसा ही फील करने लगते हो। तो इमोशनल एटमॉस्फेयर जो कोई टेक्स्ट क्रिएट करता है, दैट इज़ मूड. Okay, so different linguistic features such as diction. Diction means that use of words, phrases, etc. and syntax. Diction and syntax, they both contribute to tone and mood. कैसे वर्ड्स यूज़ किए हैं, कैसा सिंटैक्स है, इन दोनों से पता चल जाता है कि टेक्स्ट की टोन और मूड कैसा है. देन फिगर्स ऑफ स्पीच. सो फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत सारी होती हैं. एलिट्रेशन होती है जिसमें एक ही चीज़ को, एक ही लेटर को बार बार रिपीट करते हैं, जैसे हम हिंदी में अनुप्रास कहते हैं. और मेटाफर है. मेटाफर में कंपैरिजन किया जाता है विदाउट द यूज़ ऑफ as or like. Then we come to simile. Simile is also comparison, and in this the words such as and like are used. Personification, जैसे मानवीकरण कहते हैं कि कोई ऐसा इमोशन जो ह्यूमन एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको ऐसे शो कराना कि कोई नॉन लिविंग थिंग उसको एक्सप्रेस कर पा रही है. जैसे कि ओशन क्राइड, तो ओशन कोई ह्यूमन तो है नहीं जो रोएगा, बट उसको उस ह्यूमन की फीलिंग देके उसको पर्सोनिफाई करना, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन. सो ऑल दीज फिगर्स ऑफ स्पीच दे इन्हांस द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट. मतलब टेक्स्ट के मीनिंग को और अच्छा कर सकते हैं और इन्हांस करते हैं. देन रियोट्रिकल डिवाइसेस, ये क्या होती हैं? इसके एग्जांपल जैसे रेपिटेशन, पैरेललिज्म, आयरनी, ये भी टेक्स्ट को अच्छा बनाने में हेल्प करती है. रिपीटेशन मतलब जैसे कोई भी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है. जैसे कोई, मान लो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कोई लाइन है किसी पोएम की, नेवर गिव अप नेवर सरेंडर. ठीक है, मान लो कोई लाइन है, नेवर गिव अप नेवर सरेंडर. सो दिस इज़ द लाइन. Now in this you can see the word never is being repeated. So this is the example of repetition. Then parallelism. Parallelism में basically होता क्या है, मैं आपको अगर ऐसे बताती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू. पैरेललिज्म मीन्स होता है, हिंदी में से हम लोग समानता कहते हैं. जैसे दो वर्ड्स हैं और उनको एंड के थ्रू जोड़ा गया. अब यहाँ पर दोनों नाउन्स होने चाहिए, या फिर दोनों वर्ब हों, या फिर दोनों एडजेक्टिव हों. मतलब कहने का कि यहाँ पर और यहाँ पर एंड के थ्रू जो दो वर्ड्स जोड़े हैं उन दोनों में फिगर ऑफ स्पीच पार्ट ऑफ स्पीच सेम हो. पार्ट ऑफ स्पीच मतलब या तो दोनों नाउन हो, या फिर दोनों प्रोनाउंस हो, या फिर दोनों एडजेक्टिव्स हो, वर्ब्स हो, तो पार्ट ऑफ स्पीच शुड बी सेम. सो दैट इज़ पैरेललिज्म. तो किसी भी सेंटेंस में अगर ऐसे दो सेंटेंस है जहाँ पर नाउन से या फिर एडजेक्टिव से जुड़े हैं, तो ये पैरेललिज्म का एग्जाम्पल हो गया कि समान तरीके से जुड़े हैं चीज़ें. और फिर आयरनी तो आप सबको पता है, जैसे कि हम लोग इसको ह्यूमर में भी, सरकाज़म में भी यूज़ करते हैं. जैसे मैं कोई एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताती हूँ. जैसे मैं बोलूँ सेंटेंस, हर हैंड्स आर एज क्लीन एज मड. मान लो मैं बोलूँ एक सेंटेंस में बताती हूँ,
हर हैंड्स आर एज क्लीन एज मड. नाउ मड इज क्लीन? नो. मड, क्या मिट्टी कभी क्लीन हो सकती है? नहीं है क्लीन, लेकिन वो उसको एक तरह से उसमें कह रहा है, टॉन्ट मार के कह रहा है कि तुम्हारे हाथ तो मिट्टी की तरह साफ है. तो इस चीज़ को आयरनी कहते हैं कि जो लिखा है उसका ऑपोजिट मीनिंग वो चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, जो लिखा है उसका उल्टा मीनिंग. एक और एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ कि द डिनर यू सर्व्ड, जो तुमने डिनर सर्व किया है, वॉज एज हॉट एज आइस. तो क्या कभी आइस हॉट होती है? आइस क्या गर्म होती है? बर्फ़ कभी गर्म नहीं होती. तो ये ऑपोजिट मीनिंग उसको सब मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुमने जो डिनर सर्व किया है वो तो आइस की तरह गर्म है. कहने का क्या मतलब है कि डिनर ठंडा है. सो दिस इज़ व्हाट आयरनी इज़ ऑल अबाउट. देन डिस्कोर्स एनालिसिस. सो डिस्कोर्स एनालिसिस मतलब वही होता है कि जैसे दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो कैसे वर्ड्स, कैसे सेंटेंसेस को यूज़ करें, या किसी राइटर के टेक्स्ट में कैसे वर्ड, सेंटेंस या किस तरीके से बात कही जा रही है. डिस्कोर्स मतलब दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन में किस टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर, और जैसे पोलाइटली हो रहा है या फिर इम्पोलाइटली हो रहा है, रिस्पेक्टफुल हो रहा है या फिर कैजुअल हो रहा है. तो वो सब चीज़ों को एनालाइज करना, टोन कैसी है, ओवरऑल पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे वर्ड्स का यूज़ है, दैट इज़ डिस्कोर्स एनालिसिस. ठीक है. देन वी कम टू प्रैग्मेटिक्स. प्रैग्मेटिक्स क्या होता है? प्रैग्मेटिक्स होता है कि अब मैं आपको इसको समझाने से पहले ये एक एग्जांपल बताती हूँ. जैसे मैं बोलूँ कि इट्स बिट चिली हेयर. मैं लिख के बताती हूँ. जैसे मैं बोलूँ इट्स बिट चिली हेयर, तो चिली मीन्स ठंडा. यहाँ पर बहुत, यहाँ पर ठंड लग रही है. तो एक तो ये मीनिंग है, लेकिन वो कहने, अगर ये टेक्स्ट में यूज़ हुआ है तो उसका कहने का ये मतलब भी हो सकता है कि विंडो बंद कर दो या रूम बंद कर दो क्योंकि ठंड लग रही है. लेकिन इसका एक जो हिडन मीनिंग है वो तो ये है कि विंडो बंद कर दो, क्लोज द विंडो. ठीक है, क्लोज द विंडो इसका एक मीनिंग बन रहा है. लेकिन डायरेक्टली वो नहीं बोल रहा, बोल रहा है इट्स बिट चिली हियर. तो ये मतलब प्रैग्मेटिक्स मतलब ये जानना कि उसके वो जो कह रहा है सेंटेंस, उसके अलावा भी क्या उसका मीनिंग बन सकता है, कुछ कुछ एडिशनल मीनिंग हो सकता है. जैसे मैं बोलूँ कि सम स्टूडेंट्स पास द एग्ज़ाम, तो इसका क्या मतलब है कि कुछ स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम पास किया. इसका एक ये भी मतलब है कि सब स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम पास नहीं किया. ठीक है. तो दो जो एडिशनल मीनिंग, या फिर किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही जा रही है. अभी कोई बात कह रहा है तो जो रीडर है उसको किस तरीके से इन्फर करेगा. दो तरीके से इन्फर कर सकता है. एक तो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही जा रही है. अगर कोई लाइन बोले तो गांव में उस लाइन का मतलब अलग हो सकता है, शहर की भाषा में उस लाइन का मतलब अलग हो सकता है. कॉन्टेक्स्ट मतलब किस संदर्भ में वो बात कही जा रही है. हॉस्पिटल में बात कही जा रही है या घर के माहौल में बात कही जा रही है, तो कॉन्टेक्स्ट से मतलब फ़र्क पड़ता है. देन वी कम टू बैकग्राउंड नॉलेज. और रीडर की अपनी बैकग्राउंड नॉलेज क्या है. सेम टेक्स्ट को एक रीडर कुछ और समझ सकता है, दूसरा रीडर कुछ और समझ सकता है. तो वो उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका एटमॉस्फेयर, वो किस एटमॉस्फेयर में रहता है और क्या उसकी बैकग्राउंड नॉलेज है, उस हिसाब से समझेगा. दूसरा रीडर अपने कॉन्टेक्स्ट, अपनी बैकग्राउंड नॉलेज के हिसाब से समझेगा. सो दिस इज़ व्हाट प्रैग्मेटिक्स इज़ ऑल अबाउट, कि कैसी बैकग्राउंड नॉलेज है रीडर की, कैसे कॉन्टेक्चुअल क्यूज़ मिले हैं, और सेंटेंस के एक मीनिंग के अलावा उसका अलग से दूसरा हिडन मीनिंग भी क्या है. ये सब चीज़ों को समझना ही प्रैग्मेटिक्स होता है. सो आई होप आई एम क्लियर. This is all about stylistics. Meet you in the next video. If you want to take screenshot, you can take.